अडानी ग्रीन एनर्जी का भी कहना है कि हम इस यूएस ब्राइब केस का जो ये मामला है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, अडानी ग्रीन का कहना है कि भैया हम भी इस केस का हिस्सा नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आप कहोगे भाई 2024 में जब ये मामला शुरू हुआ था तो नाम तो अडानी ग्रीन का ही आया था, अब अडानी ग्रीन भी इसका हिस्सा नहीं है, तो भैया हमें क्या बेवकूफ बनाया? आपके अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स को क्रैश करके इन्वेस्टर क्या करे भाई? जब तुम आप आकर के कह रहे हो कि अडानी ग्रीन भी पार्ट नहीं है, तो भैया ये क्रैश किस बात का आ गया? फिर क्या कर रहा है एसीसी, क्या कर रहा है अडानी ग्रुप? अडानी ग्रीन ने ये स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट में भी एक छोटा सा ग्लिच है। ग्लिच क्या है? अडानी ग्रीन लिमिटेड क्लैरिफाई करता है कि जो भी यूएस कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें एसईसी, यूएस का जो एसईसी है, उसने दो नामों के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। पहला है गौतम अडानी और दूसरा है सागर अडानी, जो कि गौतम अडानी के नेफ्यू है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और साथ में अब कंपनी का ये कहना है कि भैया इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, मतलब कि कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये चीज कंपनीज लॉ और एक्ट में क्लियर होती है कि जिस पर इल्जाम लगाया गया, दैट डजंट मीन कि वहां पर होल कंपनी भी इन्वॉल्व हो। तो अडानी ग्रुप ने ये पूरा मामला अडानी ग्रीन से भी हटा करके कहा है कि अब गौतम अडानी और सागर अडानी, यानी कि सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही ये मामला है, ये एलिगेशन है। ये अपडेट वैसे जब मैं वीडियो अपलोड करने वाला था तो मात्र 49 सेकंड पहले ही ये अपडेट आई थी यूएस मैटर को लेकर के। अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था, बट अपलोड करते करते मुझे लगभग 1-1.5 घंटा हो जाएगा इस वीडियो को, तो उस हिसाब से टाइम आगे हो जाएगा। ठीक है, बट यस, आज ही के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है और ये मामला चल रहा है आपका सिंस नवंबर 2024, और पहले भी इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी या अडानी एंटरप्राइज या अडानी पावर, इन सभी ने पहले भी क्लैरिफिकेशन दिए कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहां पर आज कंपनी ने इस क्लैरिफिकेशन को पूरी तरह से मान भी लिया है। As mentioned earlier, the company is not a party to these proceedings and no charges have been brought against it. अडानी ग्रीन के अगेंस्ट में कोई भी चार्जेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें अडानी ग्रीन ने क्या करने की कोशिश करी है? अपने इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करने की कोशिश करी है कि हमारे ऊपर कोई भी ब्राइब केस नहीं चल रहा है। इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस यहां पर दिया गया अडानी ग्रुप की तरफ से। लेकिन अडानी ग्रुप ने खुद आगे आकर के यहां पर अब स्टेटमेंट दिया है अपने डिफेंस में। लेकिन इस डिफेंस में भी एक छोटा सा पॉइंट और समझने वाला कि इस डिफेंस में अब 90 दिन मांगे गए हैं। ठीक है, 90 दिन के बाद अब रिस्पॉन्ड करेगा अडानी ग्रुप इस एसईसी के सिविल फ्रॉड केस पर। जो भी लीगल नोटिस या समन्स भेजे जा रहे थे अभी तक, वो जा रहे थे सीधा सरकार पे, क्योंकि दो देशों के बीच में डिप्लोमेसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो देशों के बीच में, कि आप डायरेक्टली हमारी किसी कंपनी या कॉर्पोरेट के ऊपर समन नहीं भेज सकते और उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से डिप्लोमेटिक टाइज को ना मंजूरी ले लो। ठीक है, ये चीज होती है। अब पहले तक सारे समन जो यूएस एसईसी भेज रहा था वो जा रहे थे सरकार पे, जो सरकार आगे अडानी ग्रुप को नहीं दे रही थी। ये कहा सरकार ने कि भैया उस पर कोई मेंशनिंग नहीं होती थी, कोई अथॉरिटी की स्टैंप नहीं होती, तो हम कैसे किसी को भी भेज दे जा करके। सो ये मामला इसी वजह से लटका रहा इतने लंबे टाइम तक। बट अब एसईसी ने कहा कि भैया हम सीधा अडानी ग्रुप के मेल करेंगे अब समन, तो इस वजह से अडानी ग्रुप अब सामने आया और कहा कि 90 दिन में हम अपना रिस्पॉन्ड देंगे। अब ये स्टेटमेंट एक तरह से ऑप्टिमिज्म भी दिखाता है अडानी ग्रुप का खुद में ही कि भैया जब हम चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं करी, तो हम क्यों भागे? हम सामने आकर के उसका सामना करेंगे। तो ये कहावत थी वैसे, बट यस, अडानी ग्रुप ने ये चीज कह करके कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म और रीअश्योर किया है अपने इन्वेस्टर्स को कि हम इन्वॉल्व नहीं है इस तरह के किसी भी मैटर के अंदर, कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। बस दो नाम है, अडानी और साथ में आपके उनके नेफ्यू। MFI 28 का है जो कि बुलिश है, 37.3 का RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है। और साथ में रिजल्ट्स, यस, कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे इसी महीने के अंदर। कंपनी ने अपने Q3 दिसंबर के रिजल्ट्स अनाउंस किए, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू 11.88% पर था, जो कि बहुत बढ़िया था। ठीक है, सो रेवेन्यू कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग दिया था अडानी ग्रीन एनर्जी ने, इन कंपैरिजन विद 0.10% जो कंपनी का सितंबर में था। लेकिन दूसरी जगह कंपनी ने अपने प्रॉफिट ग्रोथ पर बहुत खराब रिस्पॉन्स दिया, -107% का कंपनी ने वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट्स कंपनी के
बहुत बुरे हो जाते हैं। और कोई भी रिजल्ट अगर कंपनी के बुरे जाते हैं तो एक चीज आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो जाती है कुछ समय के लिए। बट क्योंकि अडानी ग्रुप रादर चलता है किसी भी तरह की न्यूज के ऊपर कि क्या न्यूज आती है और चार्ट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी समझते हैं चार्ट को। थोड़ा सा लालच है मेरा आप लोगों से, वो ये कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट और यहां पर आपको एक सिचुएशन नजर आ रही है कि अभी तक स्टॉक की जो कहानी चली है ना, वो इसके पास्ट के अकॉर्डिंग घूम फिर कर चली है। लास्ट वीडियोस में हमने ये 3 ट्रेंड मार्क करे थे जो कि लंबे टाइम से आपको देखने को मिल ही रहे हैं, 760, 850 का और 910। ठीक है, 910 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस था जिस पर न्यूज आती है आप लोगों की कि भैया SEC की तरफ से समन भेजा जाएगा, तो 910 आपका उसी दिन क्रैश हो जाता है। जैसे ही 910 क्रैश होता है, स्टॉक आपका आ जाता है 760 पर, जो कि आपका एक समय पर क्रूशियल बेस रहा है। ठीक है, एक चीज को सही तरीके से यहां पर समझना कि कोई भी गिरावट कितनी आएगी वो उसका पास्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आज अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है। अडानी ग्रीन एनर्जी अभी कहां पर है? ये है 850 पर। अडानी ग्रीन एनर्जी अभी 850 पर है। क्या कर रहा है भैया? रिजेक्शन फेस कर रहा है 2 सेशन से। भैया पॉजिटिव न्यूज आई है, रिजेक्शन फेस कर रहा है 850 पे, यानी अगले सेशन में क्या कर सकता है? एक बुलिश कैंडल बना सकता है जो कि 910 की तरफ होगी। 910 पर जाकर के फिर वो रिजेक्ट करेगा। वो पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट बना पड़ा है, अभी भी पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट बना पड़ा है, तो 910 पर जाकर के वो क्या करेगा? अगला ट्रेंड ढूंढेगा जो कि आता है अराउंड 980 पे। और ये 980 पुराना आपका स्विंग रहा था 910 से लेकर के आपको 980 से लेकर के आपको याद होगा 1025 तक, और 1025 से फिर 1060। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि भाई गिरावट कहां तक आ सकती है, तेजी बनेगी तो वो कहां तक बनेगी और फर्दर क्या होगा। अगर स्टॉक 760 के नीचे जाता है ना, तो उसके पूरे, अगर आप 2 साल का चार्ट देखोगे ना, यहां पर ये 1 साल 1.25 साल का चार्ट है, अगर इस पूरे चार्ट को देखोगे तो 760 के नीचे 1 साल के अंदर एक बार भी नहीं आया। यानी कि उसके बाद आपको और पुराने चार्ट खोलने पड़ेंगे जहां पर 670 आपका अगला ट्रेंड आता है। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि 670 तक गिरावट होगी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई कंपनी किसी न्यूज पर चलती है तो उस न्यूज पर अगला ट्रेंड क्या आएगा, अगला ट्रेंड क्या आएगा, या बढ़ते में नेक्स्ट ट्रेंड क्या आएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। और ये बताता है आपको पास्ट चार्ट पैटर्न्स। समझे? तो अभी स्टॉक 850 के पास कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करता देखने को मिला लास्ट सेशन में। ये जो स्टेटमेंट्स है ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स है। तो अगर 850 पर आप हैंगिंग बेस लेने में कामयाब आ जाते हो, मान लो ये 850 का ट्रेंड है और आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन है 2 सेशन की, कुछ इस तरह की 850 पर आप कमिंग सेशन में हैंगिंग बेस लेने में कामयाब हो जाते हो, तो वहां पर यही ऑप्टिमिज्म अगर रहता है तो चांसेस है वापस से 850 से 910 जाने की। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 850 जो आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, यहां सस्टेनेबिलिटी कितनी आती है, बनती है सस्टेनेबिलिटी, कैसे बनती है वो सस्टेनेबिलिटी? आपके पास हैंगिंग बेस बनेगा जहां पर नीचे की टेल लंबी होगी जो कि बायर को इंडिकेट करेगी। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है उसको हैंगिंग बेस कहते हैं और न्यूज का ऑप्टिमिज्म कहते हैं। 850 पर इस तरह की पोजीशन बनती है तो आप 910 की तरफ जा सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। बट फिर मैं आपको बता दूं कि न्यूज का एम्फोसिस मैंने आप लोगों को इसलिए दिया ताकि आप चार्ट्स को भी सही तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सको। कुछ भी काम करो मार्केट के अंदर, आपका बेनिफिट होना जरूरी है। समझे इस चीज को? चाहे गिरावट आए या तेजी आए, आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, स्टॉक में अचानक से बड़ी गिरावट आ जाती है, हम 10% के नुकसान पे आ गए, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी में हुआ लास्ट टू लास्ट वीक, अचानक से 14% की गिरावट आ गई। अब क्या वहां पर नुकसान बुक करने चले जाओगे 14% का? अगर 14% का नुकसान बुक करने जाओगे, मान लो एक सेशन गिर गया 14%, आपने नुकसान बुक कर लिया, अगले सेशन फिर तेज भाग गया और फिर आपने फिर एंट्री कर ली, अगले सेशन फिर गिर गया, तो क्या फिर नुकसान बुक करोगे? इस तरीके से जब हम अपने डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते ना, रेदर बेटर ये है कि 14% गिरा, वेट करो। कर लिया वेट, चार्ट पर देखो भैया नेक्स्ट ट्रेंड मेरा क्या दिख रहा है, पहले स्टॉक ने कहां से रिवर्सल लिया था वहां का वेट करो, आया सस्टेन किया, भैया अपने आप रिकवर करके देगा, या एवरेजेस आप करो। इस तरीके से जब हम डिसीजन लेते हैं ना, तो हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस हमको चार्ट पर देखना है कि भाई पहले क्या किया था, अभी क्या कर सकता है, और कंपनी पर क्या न्यूज है, उस पर क्या रिएक्शन है, कैसा हो सकता है, इन सब पॉसिबिलिटीज पर।
मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं होती कि भैया मैं लिख करके दे रहा हूं इतना हो जाएगा देख लेना। जो ये चीजें कहते हैं फिर भैया वो काम भी वैसे ही कर लेते हैं। रादर ये है कि आप पॉसिबिलिटीज पर काम करो कि क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, रादर देन कि हम यही बोलते रहे कि भाई ऐसा ही होगा लिख करके ले ले। वैसा कुछ नहीं करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज पर काम करो और चार्ट्स आपको वो पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता है अगले वीडियो में।